रात के उस वक्त जब चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, ऐसे में नींद मेरी आंखों से बहुत दूर थी। दर्द के मारे पूरा शरीर टूट रहा था। ऐसे वक्त में कोई भी मेरा अपना मेरे पास नहीं था जो मेरा ख्याल रख सके। बाहर तेज बारिश की आवाज ने मुझे मेरे बीते हुए कल में लाकर पटक दिया था। मैं जो अब तक लोगों के सामने मजबूत होने का नाटक करता आया था, अब बीमार और अकेलेपन में बिल्कुल टूट कर रह गया था। जब अचानक बारिश थम गई तो मेरे कानों से कुछ आवाज टकराई, जैसे बर्तन में पानी गिर रहा हो या कोई पानी इकट्ठा कर रहा हो। वो आवाज मुझे परेशान कर रही थी। मेरे कमरे के बिल्कुल साथ ही एक कच्चा मकान था। मैं बालकनी में वहां देखने लगा और थोड़ी ही देर के बाद बिस्तर पर बेखबर सो गया। सुबह के वक्त जब मेरी आंख खुली तो बर्तन में पानी गिरने की आवाज अभी तक आ रही थी। बारिश अब ना होने के बराबर हो रही थी। मैं गिरते पड़ते दोबारा बालकनी में आ बैठा। न जाने क्यों उस घर को लेकर मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, जो बार बार मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं उस घर को देखूं। मैं अपने 250 गज के आलीशान घर में खड़ा साथ वाले कच्चे मकान को देख रहा था, जिसकी छत पर बहुत पानी जमा हो चुका था, जिसे देखकर 30 साल पहले के खतरनाक लम्हों की याद ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया था। एकदम किसी चीज के गिरने की आवाज आई, जैसे कोई मिट्टी का बना हुआ कमरा ज्यादा बारिश की वजह से जमीन में बह गया हो। मैंने सामने वाले घर में देखा तो छत गिर चुकी थी। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें जोर जोर से आने लगी। वो आवाजें सुनकर एकदम मुझ में ताकत आ गई। मैं छड़ी का सहारा लेकर बिना किसी को बताए भागते हुए सीढ़ियां उतरने लगा। मेरे घर में नौकर थे, मगर शायद वो अभी तक सोए हुए थे। मुझसे भागा नहीं जा रहा था। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी, मगर मैं खुद को संभालने की खूब कोशिश करता रहा और भागने लगा। आखिरकार मैं उन लोगों के गेट पर जा पहुंचा। गेट की जगह गेट के नाम पर एक कपड़ा लगा हुआ था। मैं उसको एक तरफ धकेल कर अंदर आया तो छत के नीचे दबे लोग अभी भी चिल्ला रहे थे। मैंने पूरी ताकत लगाते हुए कुछ मिट्टी के हिस्से हटाने की कोशिश की और मैं कामयाब हो गया। वो लोग एक कोने में छुपकर बैठे थे, जबकि छत का बीच वाला हिस्सा नीचे गिरा था। वो सब बच गए थे। मैंने अब बच्चों को बारी बारी बाहर निकाला। तब तक मेरे नौकर भी आ चुके थे, मगर जैसे ही सामने बैठी औरत पर नजर पड़ी, मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे मरे हुए भाई की पत्नी थी। अपने भतीजे को ऐसी हालत में देखकर एकदम चक्कर आने की वजह से मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरे नौकरों ने मुझे फौरन अस्पताल में एडमिट कर दिया, जहां मैं बेहोशी की हालत में कमरे को देखने लगा था। जिंदगी दोबारा मेरे पास आ गई थी। मैं कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से तंग आ गया था। मैं मरना चाहता था, लेकिन मुझे मौत नहीं आ रही थी। मेरी कहानी का अंत जितना खतरनाक था, शुरुआत इतनी ही खूबसूरत थी। हम 5 बहन भाई थे। मैं तीसरे नंबर पर था। सुनीता दीदी हम सब में बड़ी थी। वो बहुत ही समझदार लड़की थी। आज तक उन जैसा मैंने कभी कोई इंसान नहीं देखा था, जो उनके साथ बुरा करने वालों को भी कुछ नहीं कहती थी। कभी कभी तो मुझे हैरत होती थी कि दीदी इंसान है भी या नहीं। हर किसी का ख्याल रखना उनकी कोशिश होती थी कि किसी को शिकायत का मौका न मिले। वो जितनी अच्छी थी, जिंदगी ने उनके साथ इतना ही बुरा किया था। पिताजी बहुत ही शरीफ इंसान थे। वो एक टैक्सी ड्राइवर थे। माँ सिलाई कढ़ाई करती थी और इस काम में उन्होंने दीदी को भी लगा लिया था। हम 2 भाई और 3 बहनें थे। हमारा कच्चा सा मकान था, मगर तांगे को लेने के लिए गैरेज को पक्की ईंटों से बनवाया था, ताकि ऐसा न हो कि छत गिर जाए और हमारा भारी नुकसान हो जाए। इस तांगे को लेने के लिए पिताजी ने बहुत पापड़ बेले थे। वो 3-3 जगह काम करते थे। माँ सारी सारी रात बैठकर सिलाई कढ़ाई करती थी, ताकि कुछ पैसे जोड़ सके। हम सभी बच्चे सरकारी स्कूल जाते थे, जो हमारे मोहल्ले में ही बना हुआ था। वहाँ हम 8वीं क्लास तक तो आसानी से पढ़ सकते थे, मगर आगे की पढ़ाई मुश्किल थी और महंगी भी। दीदी 8वीं के बाद घर बैठ गई थी और माँ के साथ काम करने लगी थी। माँ हमेशा समझाया करती थी कि तुम दोनों भाई पढ़ाई पर ध्यान दो। जितना हो सकेगा हम तुम्हें पढ़ाएंगे। कल को तुमने ही इस घर का बोझ जो उठाना है। बेहतर है कि तुम लोग अभी से अपनी जिम्मेदारियां समझना शुरू कर दो। लड़कियों का क्या है, वो तो शादी के बाद अपने घर की हो जाती है, लेकिन लड़कों को ही घर संभालना पड़ता है। इसलिए हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, तुम भी कभी पीछे मत हटना।
मैं सुबह स्कूल जाता और शाम में सड़क के पार मौजूद चाय के होटल पर काम करता था। वो आदमी मेरे बाप का दोस्त था और अच्छी खासी रकम देता था, इतना कि मैं अपने खर्चे पूरे कर लेता था। मैंने आज तक कभी माँ या पिताजी से पैसे नहीं मांगे थे। अगर मुझे कभी पैसों की ज़रूरत होती थी तो मैं मज़दूरों के साथ काम पर निकल जाता था और कुछ न कुछ पैसे जोड़कर ही वापस आता था। पिताजी मेरी इन हरकतों से परेशान होने के बजाय खुश होते थे और कहते थे कि ये बहुत आगे जाएगा, ये बहुत नाम कमाएगा। तब मेरा भाई मुझसे बहुत जलता था। हम दोनों में कई बार बहस हो चुकी थी। माँ बाप समझाते रहते थे कि इस तरह रहोगे तो जिंदगी कैसे गुजार पाओगे, मगर उस वक्त ये बात हम नज़रअंदाज कर देते थे। मुझे माँ और पिताजी पर बहुत गुस्सा आता था। वो चाहते थे कि मैं अपने भाई के साथ अच्छा सलूक करूं। दरअसल वो सारा दिन आवारागर्दी करता और पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देता था, जबकि मैं उसे बहुत समझाता था कि हमारे माँ बाप हमारी पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और तुम हो कि उनको ऐसा बदला दे रहे हो। मैं इस आम सी लड़ाई को इतना सिर पर सवार नहीं करता था। शाम हो चुकी थी। ये गर्मियों के शुरू के दिन थे। मैं एक पेड़ के पास से गुजरा। जब मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी, मेरी नज़र उधर गई तो मैंने वो देखा जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरा अपना भाई रोहित वहां अपनी उम्र से बड़े लड़कों के साथ ताश खेल रहा था। ये देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया कि उनमें से एक लड़के के हाथ में सिगरेट थी, जो उन बाकियों में सबसे बड़ा था, और वो अपने से छोटे लड़कों को मजबूर कर रहा था कि वो भी सिगरेट पिए। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और भाई के हाथ से वो सिगरेट खींचकर दूर फेंक दी। वो बड़ा लड़का गुस्से से उठ खड़ा हुआ। मेरा भाई भी गुस्से से मुझे घूरने लगा। ये क्या हरकत थी? तुम कौन होते हो मेरे हाथ से ये खींचने वाले? मेरे भाई रोहित ने जल्दी से वो सिगरेट उठाई और उसे मुंह में दबा लिया। मैंने उस लड़के को घूर कर देखा और भाई के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाते ही वो चुप हो गया। बड़ा लड़का ऋषभ मेरी तरफ बढ़ा और मुझसे लड़ने झगड़ने लगा। बाकी सब लोग भी उसका साथ दे रहे थे। मेरा भाई वहां से भाग निकला। मैं उन लड़कों से अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किलों से घर पहुंचा था। पता चला कि मेरा भाई अभी तक घर नहीं पहुंचा। मैंने माँ और पिताजी को कुछ नहीं बताया और उसके इस राज पर पर्दा डाल दिया। अगर मालूम होता कि मेरे ऐसे करने पर उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी तो इस वक्त माँ पिताजी को बता देता, तो कल को वो शिकायत न करते कि मैंने छोटे भाई का ख्याल नहीं किया। खाना खाने के बाद मैं घर से निकल गया। माँ को किसी भी तरह चैन नहीं आ रही थी कि उनका छोटा बेटा अभी तक घर वापस नहीं आया। उन्होंने तो खाना भी नहीं खाया था। उनकी नज़र लगातार दरवाजे पर टिकी हुई थी कि उनका बेटा कब घर आएगा, तब उनके दिल को सुकून आ जाएगा। माँ की परेशानी की वजह से मैं घर से रोहित को ढूंढने के लिए निकल गया था। सारा मोहल्ला छान मारा, मगर वो कहीं भी नहीं मिला था। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, हर जगह तलाश किया, लेकिन मायूस होकर बैठ गया। थक हार कर रात के 12 बजे मैं घर लौट आया। माँ भागती हुई उदास होकर मेरे पास आई। क्या हुआ है? क्या बात है सुशील? तुम्हारा भाई कहाँ है? वो बहुत परेशान होकर बोली। रोने की वजह से उनकी आवाज़ भारी हो रही थी और आंखें लाल हो चुकी थी। उनके बाल बिखरे हुए थे। उन्हें किसी भी चीज़ का होश नहीं था। उनकी इस मोहब्बत पर मैं मुस्कुराया और माँ का हाथ पकड़कर चारपाई से बिठाया। आप फिक्र मत करिए, वो मिल जाएगा। मैं उसे सुबह ढूंढने जाऊंगा। अभी तो मैंने हर जगह देख लिया है। मैंने दिल पर पत्थर रखकर माँ को तसल्ली दी तो वो रोने लगी। उनके रोने की वजह से पिताजी उठ गए थे और बैठ गए थे। मुझसे कहने लगे कि भाई कहाँ है तुम्हारा? मैंने पिताजी को बता दिया कि वो आज वापस नहीं आया। मैंने उसके काम वाली जगह पर भी पता कर लिया, उसकी वहाँ भी छुट्टी थी, तो अब नहीं पता कि वो कहाँ है। जब मैंने ये बात की तो पिताजी परेशानी से हाथ मलते रह गए थे। हम दोनों ही घर से उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। सुबह 8 बजे हम लोग घर पहुंचे तो भाई आ चुका था। पिताजी ने खूब गुस्सा किया तो माँ ने उसे डांटा। मेरी नज़र अचानक उसकी जेब पर गई, जहां से 500 के कई नोट दिख रहे थे। मुझे हैरानी हुई कि इतने बहुत सारे नोट उसके पास क्या कर रहे हैं। यहाँ घर में लाले पड़े हुए हैं और उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए थे? मैं हैरान था और डर भी लग रहा था कि उसने बुरे दोस्तों के साथ मिलकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया। माँ ने उसे खाना दिया। वो खाकर बाहर निकल गया। मैं भी उसका पीछा करने लगा और उसे महसूस भी नहीं होने दिया कि मैं उसके पीछे आ रहा हूँ।
वो इस बड़े पीपल के पेड़ के पास चला गया जहां उसके दोस्त बैठे इंतजार कर रहे थे। मैंने उसे वहां देखा और मैं पिताजी को बुलाने गया। मैंने पिताजी के पास जाकर कहा कि पिताजी, आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। पिताजी बोले कि मुझे अभी काम है, मैं अभी नहीं जा सकता। लेकिन मैंने कहा, पिताजी मुझे बहुत ज़रूरी आपको कुछ दिखाना है, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। वो अपना काम छोड़कर मेरे साथ चल दिए। जब वापस आया तो वो लोग वहां पर नहीं थे। पिताजी ने गुस्से से मुझे देखा और कहा कि मैं काम छोड़कर आया हूँ, जल्दी बताओ क्या दिखाना है। मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने पिताजी को कुछ भी नहीं बताया और भागते हुए होटल पहुंच गया। देखा तो वो सब खाना खा रहे थे। मुझे हैरानी हुई कि उन्होंने इतना कुछ मंगवा लिया था और इतना भारी बिल वो लोग कैसे देंगे। तभी मेरे भाई ने अपना पर्स निकाला और उसमें से 5-5 सौ के बहुत सारे नोट निकालकर टेबल पर रख दिए। उसके सभी दोस्त उसकी तारीफ करने लगे थे, जबकि मैं परेशान सा उन्हें घूरता रह गया। पिताजी नाराज होकर जा चुके थे। तब मैंने सोचा कि पहले मैं खुद सच्चाई का पता लगाऊंगा, तब कहीं जाकर पिताजी को इस बारे में बताऊंगा। वो सब खाना खाकर उठे और चले गए। मैं परेशान होकर वेटर की तरफ आया और उससे कहा कि तुम एक बार चेक कर लो, असली नोट ही है ना। वो मुस्कुराया और कहा कि हाँ, असली ही है। मुझे हैरत हुई कि मेरे भाई के पास इतने पैसे कहाँ से आए। मैं भाई को ढूंढते हुए दोबारा उसके पीछे गया तो देखा वो लोग बाग में बनी एक छोटी सी झोपड़ी में चले गए, जो मुझसे कुछ दूरी पर मौजूद थी। मैं जानना चाहता था कि आखिर मेरे भाई के पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं और वो आजकल क्या करता फिर रहा है और यहाँ इस झोपड़ी में क्या कर रहा है। मैं अंदर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इस तरह मेरे भाई को पता चल जाता कि मैं आजकल उसके खिलाफ सबूत ढूंढने में लगा हुआ हूँ। मुझे एहसास हो गया था कि वो कोई तो गलत काम कर रहा है, तभी तो उसके पास इतना पैसा आ रहा है। मैं काफ़ी देर वहीं खड़ा रहा, मजबूर होकर वहाँ से चला गया। स्कूल का वक्त हो रहा था। मैं गया तो मास्टर जी ने बहुत डांटा, क्योंकि आज मैं बहुत लेट हो गया था। सभी बच्चे पढ़ चुके थे। मैं परेशान सा होकर वहाँ से चल दिया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं जल्दी से जल्दी घर के हालात सुधारना चाहता था। अगले दिन मैंने भाई का पीछा नहीं किया। पहले ही स्कूल से छुट्टी करने पर मास्टर साहब ने मुझे बहुत डांटा था। अब मैं उन्हें डांटने का मौका नहीं देना चाहता था। मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाना चाहता था। भाई के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता था। जानना जरूर चाहता था कि आखिर परेशानी क्या है। मैं पढ़ने के बाद घर आया तो माँ कहने लगी कि तुम्हारे भाई की जेब से पूरे 10,000 रुपये मिले हैं। समझ नहीं आ रही कि ये पैसे किसके हैं, तुम्हारे भाई के पास कहाँ से आए। हम दोनों भाई एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे, मगर आजकल मेरा भाई मुझसे बातें छुपाने लगा था। माँ ने मुझसे इसीलिए सवाल किया। उन्हें लगा कि शायद मुझे मालूम होगा कि मेरे भाई के पास ये पैसे कहाँ से आए हैं। तभी मेरा भाई घबराता हुआ आया और कहा कि एक दोस्त ने मेरे पास रखवाए हैं, कुछ दिनों में ले लेगा, उधार के पैसे हैं। माँ, आप रख लीजिए, फिर मैं आपसे ले लूँगा। उसका डर उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था। मैं भी जान चुका था कि वो झूठ बोल रहा है। उसकी आंखें उसकी बातों का साथ नहीं दे रही थी। माँ ने उसे कुछ नहीं कहा, जबकि मैंने टेढ़ी नज़रों से उसे घूरा था। वो नज़र चुराकर रह गया। मैं खामोशी से होटल पर चला गया। मैं लगभग 8-9 बजे तक घर वापस आया था। कभी काम थोड़ा होता तो कभी मालिक ही छुट्टी दे देते थे। उस दिन मुझे रात के लगभग 10 बज गए थे। हर तरफ अंधेरा छा चुका था। मैं हाथ में लालटेन लिए अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, जब अचानक सड़क पर पड़े हुए मिट्टी से टकराकर मैं लड़खड़ाते हुए दूर जा गिरा। नाक पर चोट आई और बहुत जलन हो रही थी। अजीब सा हाल था। मैं समझ नहीं पाया कि मैं गिरा कैसे हूँ, मगर ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने धक्का दिया हो। मैं घबराकर इधर उधर देखने लगा। हाथ में लालटेन थी। रोशनी करके देखा तो सामने मेरी उम्र का एक लड़का उल्टे मुंह पड़ा हुआ था। मैं घबरा गया और फौरन लालटेन नीचे रखते हुए उस लड़के को पलटकर सीधा किया। चेहरे पर नजर पड़ते ही मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकली, क्योंकि वो कोई और नहीं, मेरा छोटा भाई था। वो ऐसे पड़ा हुआ था जैसे उसने कोई नशा या फिर कोई दवाई खाई हो। मैंने उसके चेहरे को थपथपाया तो वो आंखें खोलकर मुझे देखने लगा। मुझे यकीन हो गया कि उसने कोई नशा किया है, क्योंकि उसके मुंह से बहुत गंदी बदबू आ रही थी।
उसे देखकर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं घर पर जाकर इसके बारे में सब कुछ सच-सच बता दूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरा छोटा भाई है। मैं जल्दी से भागा, नल से पानी निकाला और उसके मुंह पर छींटे मारना शुरू कर दिया। वो घबराकर उठ बैठा, मगर अभी भी पूरे होश में नहीं था। मैंने जबरदस्ती उसे पकड़ा और खींचकर अपने साथ ले आया। कई बार वो गिरते गिरते बचा, मगर हर बार मैंने उसे मजबूत हाथों से थाम लिया। वो मेरा छोटा भाई था, मुझे बहुत ज्यादा प्यार था, मगर उसकी हरकतें आजकल बहुत खराब हो रही थी। मैंने उसकी जेब में हाथ डाला तो आज भी उसमें पूरे 5,000 रुपए थे। मैं घबरा गया और अपनी जेब में रख लिए। सोचा कि वो कभी तो पूछेगा कि वो पैसे कहाँ गए, तो मैं उससे पूछूंगा कि आखिर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। मैंने उसकी दूसरी जेब में हाथ डाला तो दंग रह गया। उसमें सोने की अंगूठी मौजूद थी। मैंने दोनों चीजें निकालकर संभाल ली और उसे बेड पर लिटा दिया। घर में किसी को पता नहीं था कि हम दोनों इस वक्त तक आए हैं। माँ ने फिर उठकर देखा। मैंने उन्हें सुकून में रहने को बोला और खुद ही खाना गर्म करने लगा। खाना खाने के बाद मैं सो गया। सुबह देर तक भाई सोता रहा, यहाँ तक कि दिन भी निकल चुका था। माँ भी हैरान थी कि वो इतनी देर तक तो नहीं सोता था। मैंने माँ को कह दिया कि वो मेरे साथ होटल पर था। माँ बेचारी खामोश हो गई। हम दोनों ने वो चारपाई उठाकर कमरे के अंदर रख दी। मेरा भाई 1 बजे के बाद उठा था, जब मैं होटल जाने की तैयारी कर रहा था। उठने के साथ ही उसने अपनी जेबों को ढूंढना शुरू कर दिया। क्या बात है रोहित, क्या ढूंढ रहे हो? मैंने खुद को बिजी दिखाते हुए कंगा उठा लिया तो वो घबरा गया। नहीं भाई, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही देख रहा था। वो अपने माथे पर आए हुए पसीने को साफ करते हुए फौरन बाहर की तरफ भाग गया। मैं होटल पर जा रहा था तो रास्ते में उसे कोई चीज ढूंढते हुए देखा। मैं आगे बढ़ा और उसके हाथ पर वो सोने की अंगूठी और पैसे रख दिए। वो घबरा गया। भाई, वो ये मेरे दोस्त के हैं, उसने झूठ बोला। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे एक थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। कौन से दोस्त के पैसे हैं? तुम्हारा तो कोई दोस्त इतना अमीर नहीं है जो तुम्हें सोने की अंगूठी उधार दे दे, और कोई तुम पर इतना भरोसा क्यों करेगा? जब मैंने ये सवाल किया तो वो घबरा गया और अपनी नजरें चुराने लगा। वो वहां से जाने ही लगा था कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। क्या बात है, क्यों इतने परेशान दिखाई दे रहे हो? क्या कोई परेशानी है? मैंने मोहब्बत से पूछा तो वो ना के इशारे में सर हिलाकर चला गया। मैं जानता हूँ तुम आजकल शराब पीते हो, मैंने पीछे से आवाज देते हुए कहा। तो वो 2 पल के लिए उसके कदम रुक गए, फिर वो भागते हुए वहां से गायब हो गया। मैं हैरान होकर उसका रवैया देख रहा था। हो सकता था किसी ने उसे परेशान कर रखा हो, मगर वो मुझे भी तो कुछ नहीं बता रहा था। जब तक वो मुझे कुछ बता नहीं सकता था, मैं कैसे उसके लिए कुछ करता? मैंने सोच लिया कि आज शाम को उसे प्यार से समझाऊंगा और पूछूंगा कि आखिर परेशानी क्या है, वो इतना परेशान क्यों है। मैं काम पर आया तो एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था, मगर बार बार एहसास हो रहा था कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने अचानक देखा तो मेरे भाई की उम्र का एक लड़का खड़ा था। शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहता था। उम्र यही कोई 15 साल की होगी, जबकि मैं 18 साल का होने वाला था। क्या बात है लड़के, कुछ कहना है क्या? मैंने परेशान होकर पूछा तो वो लड़का जिसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे, वो भागते हुए मेरी तरफ आया। कहने लगा कि भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आपको कुछ बताना है। आपका थोड़ा सा वक्त मिल सकता है? मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसके इस अंदाज पर मैं चौंक गया और उसके साथ कुर्सी पर बैठ गया। होटल के मालिक मुझे बच्चों की तरह प्यार करते थे, इसीलिए बाकी नौकरों के मुकाबले में मुझे ज़्यादा प्यार करते थे। मैं उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, जो पीला हो रहा था। वो लड़का बहुत घबराया हुआ था, हाथ कांप रहे थे। क्या बात है, तुम कुछ बोलोगी भी या इसी तरह मेरा वक्त बर्बाद करते रहोगे? मैंने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा। तो वो उदास हुआ। भैया, आप रोहित पर नजर रखिए, आजकल वो अच्छे लोगों के साथ नहीं बैठता, बल्कि वो किसी लड़की के साथ भी बहुत देखा गया है। इतनी सी उम्र में वो बड़े लड़कों के कहने पर ये सब कर रहा है। वो लड़का ये कहते ही वहां से भागने लगा। मैं घबरा गया कि वो वहां से भाग क्यों रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़का ऋषभ खड़ा उस लड़के को घूर रहा था, इसलिए वो वहां से भाग गया। मैं समझ गया कि सारी परेशानी
इस ऋषभ से शुरू होकर इसी पर खत्म हो जाती है। मैंने उसे घूर कर देखा और अपना काम करने लगा। मैंने सोच लिया कि आज ही फैसला करूंगा कि क्या करना है, आखिर चल क्या रहा है। शाम होते ही मैं जल्दी छुट्टी लेकर घर के लिए निकल गया। रास्ते में मुझे भाई मिला, मगर बहुत शर्मिंदा दिखाई दे रहा था। मैंने उससे पूछा तो वो रोने लगा। भैया, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मैं माँ और पिताजी का हाथ बटाना चाहता था। आप सही कहते थे, वो लड़के बुरे हैं। उन्होंने मुझे अपने साथ बिठाकर बिगाड़ दिया। दरअसल मैं जिनके यहाँ काम करता था, वो लोग बहुत अमीर थे। उनके पास बहुत पैसा और जेवर था। ऋषभ ने मुझे उकसाया कि वो लोग मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, क्यों न मैं इस भरोसे का फ़ायदा उठाऊं और कुछ पैसे उठा लूं और अपना काम शुरू कर दूं। इस तरह मैं जल्दी पैसे कमाकर अपने माँ बाप का हाथ बटा पाऊंगा। मैंने ऋषभ के कहने पर ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। ये सुनते ही मैंने परेशानी से अपना माथा मसला। वो आजकल चोरियां करने लगा था। अगर पिताजी को पता चलता तो उनकी क्या इज्जत रह जाती। मैंने कोई सख्ती नहीं दिखाई, ये ना हो कि आज के बाद मेरा भाई मुझे कुछ बताना ही छोड़ दे। तुम शराब क्यों पीते थे और कहाँ से लाते थे? मैंने गुस्से में मुट्ठियां मीच कर पूछा तो वो रोने लगा कि हमें जो पैसे मिले थे उससे हमने शराब बनानी शुरू कर दी थी। वो कच्चा मकान किसी और का नहीं, ऋषभ के मामा का है, और उस बाग की रखवाली भी ऋषभ ही करता है। वो हमें वहां ले गया। हम वो शराब बेचने लगे और एक गलत काम में फंस चुके हैं। वो लोग अब हमें अलग अलग कामों के लिए उकसाते हैं। मेरा दोस्त आरव उनकी कैद में है, जबकि मैं उस दिन वहां से भाग निकला था। अब वो लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं। भाई, ऊपर वाले का वास्ता, मुझे बचा लीजिए, वरना वो लोग मेरा हाल भी आरव की तरह कर देंगे। वो रोते हुए ये सब कुछ कह रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसका साथ कैसे दूं। अभी वो मुझे कुछ और भी बताना चाहता था कि पिताजी वहां से गुजरने लगे। वो नाराज होने लगे कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो रात के इस वक्त? मैंने यहाँ बैठने से मना किया था ना, उठो चलो घर। वो गुस्सा करते हुए हम दोनों को साथ ले गए। मैं नहीं जानता था कि ये मेरे भाई से मेरी आखिरी मुलाकात होगी। अगर मालूम होता तो मैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। हम लोग घर आए और खाना खाकर सो गए। मैं भाई से बात करना चाहता था। उसकी चारपाई बिल्कुल मेरे साथ ही पड़ी हुई थी। सारी रात उसकी सिसकियों की आवाज़ आती रही। वो रोता रहा। मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा था, मगर पिताजी और माँ की मौजूदगी की वजह से मैं खामोश बैठा रहा। मैंने सोच लिया कि बाहर जाते ही भाई से तब पूछूंगा और उन लोगों का पता करवाऊंगा जिन्होंने मेरे भाई को परेशान कर रखा है। और ऋषभ को तो मैं देख लूंगा। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, हर साल पहली पोजीशन पर आता था। अब आगे मेरी पढ़ाई मुश्किल शुरू होने वाली थी और मैं ये शहर छोड़कर बड़े शहर जाने वाला था। पीछे मेरे भाई ने ही मेरे घर वालों को संभालना था। मैं उसे अच्छे से समझाकर जाना चाहता था। सुबह मैं उठा तो भाई अपनी जगह पर नहीं था। मैंने माँ से पूछा तो वो कहने लगी कि अपने लिए कुछ लेने गया है, अभी तक नहीं आया। मैं परेशान होकर घर से उसे ढूंढने के लिए निकला तो सब लोगों ने यही कह दिया कि उन्होंने उसे नहीं देखा। मैं परेशान हो गया था। मैंने पिताजी को बताया। हम दोनों उसको ढूंढने के लिए निकले। वो ऐसे गायब हो गया कि फिर कभी नहीं मिला। माँ उसकी याद में रोती हुई आंखों की रोशनी खो बैठी थी और पिताजी के झुके हुए कंधे और झुक गए थे। मेरी दीदी की शादी हो गई थी। बाकी छोटी दोनों बहनें भी अपने घर की हो गई थी। मैं एक पुलिस ऑफिसर बन चुका था। अपनी जिंदगी में मैं बहुत खुश था। तभी माँ ने मुझे मजबूर किया कि मैं सुनीता दीदी की नंद श्रेया से शादी कर लूं। मुझे कोई परेशानी नहीं थी जब तक कि मैंने उसे एक लड़के के साथ पार्क में नहीं देखा, और वो लड़का कोई और नहीं, ऋषभ था। मैंने उस शादी से मना कर दिया। दीदी की शादी को अभी एक साल ही हुआ था। उनकी सास को ये इनकार पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरी बहन को अपनी बच्ची के साथ हमारे घर पर वापस भिजवा दिया और कहा कि तब तक वो मेरी बहन को वापस नहीं ले जाएंगे जब तक मैं उनकी बेटी को अपना नहीं बना लेता। मैं अजीब मुसीबत में फंस चुका था। आज भी मैंने अपने भाई को ढूंढना नहीं छोड़ा था। माँ तो हर वक्त उसकी याद में रोती रहती थी। पिताजी को उम्मीद थी कि वो एक दिन जरूर लौट आएगा। बहनें अपने कामों में पड़कर मेरे भाई को भूल चुकी थी, मगर वो आज भी मुझे याद था। उसने जब आखिरी बार मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, मैं वो मंजर नहीं भूलता था। उसकी रोती हुई आंखें बहुत कुछ बता रही थी, मगर उस वक्त पिताजी के आ जाने की वजह से
मैं कुछ भी समझ नहीं पाया और उसे लेकर घर आ गया। ऋषभ को मैं पसंद नहीं करता था, मगर मुझे उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहे थे। मैं हर बार नाकाम हो रहा था। जब से घर वालों ने मुझे श्रेया को लेकर मजबूर किया था, मेरा बस नहीं चलता था कि ऋषभ का सर फाड़ दूं। मगर मेरी नौकरी इस बात की इजाज़त नहीं देती थी। सुनीता दीदी ने मेरे सामने अपना दामन फैला दिया और रिक्वेस्ट करने लगी कि उनकी नंद से शादी कर लूं, मगर मैंने मना कर दिया। मुझे लगा कि उनकी सास ऐसी नाराज़ हो रही हैं, कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाएंगी। मगर उस दिन उन्होंने मेरी बहन को तलाक दिलवाकर घर भिजवा दिया। मैं समझ ही नहीं पाया कि अब मैं क्या करूं। बहन और माँ की नज़रों में मैं मुजरिम बन गया था। उन दिनों मैं बहुत परेशान था। एक दिन ऋषभ के अड्डे का पता चल गया और मैंने वहां छापा मार दिया, तो उस गंदे काम में लगे हुए कुछ और लोग भी पकड़े गए। एक चेहरा मुझे कुछ देखा देखा सा लग रहा था और जब समझ आई तो मैं गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, क्योंकि वो कोई और नहीं, मेरा सगा भाई रोहित था। पिछले 10 सालों से मैं पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था और वो आज शर्मिंदा होकर मेरे सामने खड़ा था। मैंने कई बार पूछा कि वो ऋषभ के सारे राज उगल दे, मगर वो कुछ भी नहीं कह रहा था। पुलिस वालों ने उन पर खूब बेरहमी दिखाई, उन्हें खूब मारा, मगर वो सब ऐसे मुंह बंद करके बैठे हुए थे जैसे मुंह में जुबान ही न हो। मैंने अपने भाई के आगे हाथ जोड़े कि तुम तो मेरे सगे भाई हो, कुछ तो बताओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। मगर वो किसी भी सूरत में नहीं मान रहा था और फिर ऋषभ ने अपने लोगों को इस्तेमाल किया और जेल से बाहर निकल गया। उसके सारे आदमी भी वहां से चले गए। एक बार फिर मैं अपने भाई को ढूंढता रह गया, मगर इतना पता चल चुका था कि वो ऋषभ के चंगुल में फंस चुका है और दोबारा हमें कभी नहीं मिलेगा। मैंने दिन रात कोशिश शुरू कर दी। अपने कुछ आदमियों को ऋषभ के घर पर भेजा ताकि उसके नौकर बनकर काम कर सके और वहां के राज हमें दे सके। मगर ऋषभ बहुत चालाक आदमी था। वो फौरन पहचान गया और मेरे आदमियों को भी अपनी कैद में डाल दिया। उन दिनों में बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। समझ नहीं आती थी कि इस केस को कैसे हल करूं। उसको हल करने का मतलब था अपने ही हाथों से अपने भाई का कत्ल कर देना, और मैं ये नहीं करना चाहता था। माँ पिताजी को मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया था कि मैं रोहित से मिल चुका हूँ। एक दिन बहुत तूफानी बारिश हो रही थी। मैं घर नहीं जा सका क्योंकि उस दिन हम ऋषभ के अड्डे पर हमला करने वाले थे। मुझे कई बार ये खबर मिली थी कि मेरे पिताजी मुझसे मिलना चाहते हैं, मगर मैं काम में इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उस दिन न सिर्फ हमने ऋषभ के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लिए, बल्कि वो एनकाउंटर में भी मर गया। मैं बहुत खुश था, मगर अपने भाई की वजह से उदास भी था, जो उस दिन उसके अड्डे पर मौजूद नहीं था। ऋषभ बताने को तैयार नहीं था कि उसने मेरे भाई को कहाँ छुपाया हुआ है, मगर मुझे इतना ज़रूर पता था कि मैं जल्दी ही अपने भाई को भी ढूंढ लूँगा। उस दिन मैं घर वापस आया तो मेरे होश ही उड़ गए थे, क्योंकि ज़्यादा बारिश आने की वजह से हमारे कमरे की छत गिर चुकी थी और आवाज़ भी नहीं आ रही थी, जैसे वहाँ कोई ना रहता हो। न जाने मोहल्ले वालों ने सुनी भी या नहीं। हो सकता है कि कोई मदद को ना आया हो। मैं जैसे ही घर में आया तो मैंने अपने भाई को वहां से भागते हुए देखा। मुझे मालूम नहीं पड़ सका कि वो यहाँ पर क्यों आया था। उसे पकड़ने के बजाय मैं कमरे में आया, अपने साथियों को बुलाया, मिट्टी हटाई तो देखकर हैरान रह गया। माँ, पिताजी, बहन और उसकी बच्ची सभी छत गिरने की वजह से मर चुके थे। मगर जब मैंने पिताजी को आखिरी बार देखा तो मुझे पिताजी की गर्दन पर कुछ निशान मिले, जैसे उनका गला दबाया गया हो। तब मुझे पता चला कि मेरे बाप की मौत ऊपर वाले की मर्जी से नहीं हुई है, बल्कि उन्हें मारा गया है और फिर छत गिरने का नाटक करके इस कत्ल को छुपाया गया। तब मैं जांच पड़ताल में पड़ गया और सोचने लगा कि कैसे उस आदमी को निकाल कर लाऊं जिसने ये सब कुछ किया है। मैं अपने भाई को कसूरवार नहीं ठहराना चाहता था, मगर उस वक्त मैंने उसे ही वहां से भागते हुए देखा था। मैं सब कुछ ढूंढने में लग गया था, मगर एक बार फिर मेरा भाई कहीं गायब हो गया था। उसने बहुत से सवाल पीछे अधूरे छोड़ दिए थे। मैं बहुत बेचैन था, जानना चाहता था कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। मैं उसे फांसी की सज़ा दिलवाना चाहता था। इतना तो मालूम हो गया था कि मेरे घर वालों की मौत के पीछे उसी का हाथ है। 10 साल गुजर गए, मगर मुझे वो नहीं मिला। मैं 3 बच्चों का बाप बन चुका था। मेरी पत्नी कोई और नहीं, हमारे सीनियर ऑफिसर राकेश शर्मा की बेटी टीना थी। वो एक कॉलेज में टीचर थी। मेरे पास मेरे भाई के खिलाफ
बहुत सारे सबूत थे। बस एक बार वो पकड़ा जाता तो मैं उसे फांसी की सज़ा दिलवाता। वो इतना बेरहम कैसे हो सकता था? जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी उसकी ज़िंदगी सँवारने में लगा दी, वो उन्हीं का कातिल बन गया। समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसे कहाँ ढूँढूँ। ऋषभ मारा जा चुका था, उसका काम ख़त्म हो गया था, तो फिर मेरा भाई कहाँ गया था? ऐसे ही साल गुज़रते गए। मैं लगभग 40 साल का होने वाला था। बच्चे स्कूल जाने लगे थे। मैंने अभी तक अपना घर नहीं बनाया था। पत्नी अपने माँ-बाप के साथ रहती थी। मेरी अक्सर ड्यूटी होती रहती थी, तो मैं कभी-कभी घर आया करता था। एक दिन मैं एक कच्ची आबादी में गया था। वहाँ घर टूटकर बिखर रहे थे। शहर नया था। मुझे इस मोहल्ले में घर दिया गया। मैं एक दिन ऑफिस जा रहा था कि रास्ते में मुझे एक औरत दिखाई दी। मैंने उसकी तरफ देखा तो महसूस हुआ जैसे मैंने पहले भी उसको कभी देखा है। वही चेहरा, वही अंदाज और आवाज़ भी वैसी ही थी। मैं घबरा गया। समझ ही नहीं आई कि वो औरत आखिर कौन है। तब मुझे देखते ही वो चौंक गई। मैं जैसे ही उसे देख रहा था, वो भी ऐसे ही मुझे घूरती रह गई। मैं उसकी तरफ बढ़ा तो वो अपने कपड़े संभालते हुए भागने लगी। उसके इस तरह भागने पर मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो औरत मुझे जानती है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि मैंने उसे कहाँ देखा है। वो भागती रही, थोड़ी दूर जाकर हाँफते हुए अपनी झोपड़ी में चली गई। मैं भी बिना कुछ सोचे झोपड़ी में घुस गया। आखिर को पुलिस वाला था। तभी वो औरत मेरी तरफ चाकू करते हुए बोली कि मेरे पास मत आना, मुझे कुछ मत कहो, मैं तुम्हारे भाई को नहीं जानती। जब उसने ये बात कही तो मैं इस औरत की बेवकूफ़ी पर मुस्कुराया। मतलब कि वो मेरे भाई की पत्नी थी। दरअसल वो वही लड़की थी जब कम उम्र में मेरा भाई उससे मिलने जाता था। वो दोनों कम उम्र के थे, मगर बड़े लड़कों के साथ रहकर वो बिगड़ गया था। तुम वही हो ना? क्या नाम है तुम्हारा? प्रीति। मैंने मुस्कुराकर कहा तो वो कहने लगी, हाँ मैं प्रीति हूँ। तुम्हारे भाई ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। पहले उसकी वजह से कम उम्र में मैं बदनाम हुई। अपनी उम्र से दुगनी उम्र के आदमी के साथ मेरी शादी हुई। मैं वहाँ पर नहीं रहना चाहती थी। वो आदमी शराबी था और मुझे बहुत मारता था। फिर 10 साल बाद मुझे तुम्हारा भाई मिला। उसने मुझसे शादी करने का वादा कर लिया। मैं भी घर से भागने को तैयार हो गई। उस बूढ़े आदमी की देखभाल करते करते मैं थक चुकी थी, जो हर वक्त मुझे मारता पीटता था और गालियाँ देता था। उस दिन मैं तुम्हारे भाई के साथ भाग तो आई, मगर मेरे घर वालों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उसकी वजह से आज तक हम ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं। सुकून का एक भी दिन नहीं मिला है। वो रोते हुए बोली। तो मैंने कहा कि अब मेरे भाई का पता बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने गुस्से से कहा। तो उसने कहा कि ऊपर वाले का वास्ता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी जान छोड़ दीजिए। उसकी जान क्यों नहीं छोड़ देते तुम? वो तो तुम्हारा भाई है। लोग बड़ी बड़ी गलतियां माफ कर देते हैं। तुम चाहते क्या हो उससे? वो तो जैसे फट पड़ी थी। कई दिनों का गुस्सा था जो वो मुझ पर निकाल रही थी। मैंने उसे कुछ भी बताना ठीक नहीं समझा। बस इतना पता चल गया था कि मेरा भाई वहाँ रहता है। मेरे लिए यही काफ़ी था। मैं वहाँ से चला गया। वो औरत और भी बहुत कुछ कह रही थी, मगर मैंने नहीं सुना। उससे कह दिया कि मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। अपने पति को इस बारे में बताना मत कि मुझे पता चल चुका है कि वो यहाँ पर है। मुझे मालूम हो गया था कि वो औरत पागल है और मेरे कहने पर मैं जैसा कहूँगा वो वैसा ही कर लेगी। खैर वो अपने पति से डरती थी, खामोश रही। अगले दिन मैं रात को अपनी फोर्स के साथ झोपड़ी के पास आया। इतने सारे पुलिस वालों को बाहर देखकर मेरा भाई भाग निकला। मैंने उसे बहुत रोका कि रुक जाओ, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। मगर वो भागता चला गया और आखिरकार एनकाउंटर में मारा गया। भाई की मौत के बाद मैं दिल खो बैठा था, इसलिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड आ गया और यहाँ आकर एक स्टोर खरीद लिया। ये स्टोर शहर के बीचों बीच था और बहुत कमाई होती थी। मैं लाखों रुपए घर भेजता था। पत्नी जो हर वक्त पैसों की शिकायत करती थी, अब थोड़ी सुकून में थी। जब भी मैं वापस आने का कहता तो वो मना कर देती थी। कहती थी कि पैसे कमाओ, बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। मेरे कहने पर ही उसने नौकरी छोड़ दी थी और अब घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। वक्त गुजरता गया। मेरे 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की तो मैंने वक्त पर शादी कर दी थी, लेकिन उसकी शादी पर भी मैं नहीं आ पाया था। मेरे दोनों बेटे पढ़ रहे थे, एक डॉक्टर बन रहा था तो दूसरा इंजीनियर।
पत्नी अब बूढ़ी हो रही थी, मगर वो फिर भी नहीं चाहती थी कि मैं वापस आ जाऊं। मैं हैरान था कि औरतें चाहती हैं कि उनके पति वापस आ जाएं, और वो चाहती थी कि मैं वापस ही ना आऊं। आखिर कुछ तो गड़बड़ है। मैं एक लंबा अरसा पुलिस में रहा था। शक करना अब मेरी आदत बन चुकी थी, और शायद वो इसी आदत से परेशान थी। 10 साल मैंने इंग्लैंड में गुजारे, खूब पैसा कमाया और बच्चों को भिजवाया। वो सब पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन चुके थे। अब मेरी जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे थे। थकावट सर पर सवार हो जाती थी। मैं वैसे तो सिर्फ स्टोर में नौकरों को ही देखा करता था, मगर फिर भी अब मुझसे ये काम नहीं होता था। बच्चों को यहाँ बुलवाया तो उन्होंने मना कर दिया। बड़ा बेटा डॉक्टर बन चुका था, छोटे बेटे की इंजीनियरिंग पूरी हो चुकी थी। एक ने दुबई में अप्लाई कर रखा था, तो दूसरे ने मलेशिया में। वो दोनों ही दूसरे देश सुधारना चाहते थे। मैं बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था। जब पत्नी को बताया कि मैं वापस आ रहा हूँ, तो वो बहुत ही नाराज हुई, मगर मैंने उसकी नाराजगी की परवाह नहीं की, क्योंकि मुझे कैंसर था और मैं अपने घर वापस जाना चाहता था। मैं स्टोर बेचकर इंडिया आ गया। इंडिया में एक घर खरीदा जो एक शानदार इलाके में बना हुआ था, और उसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए थी। मैंने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी इस घर में लगा दी थी। बच्चों को एक मजबूत सहारा देना चाहता था। जानता था कि वो स्वार्थी हैं, मगर एक बाप तो अपने बच्चों के साथ बच्चों से भी ज्यादा ईमानदार होता है, और मैं भी हो गया था। मैंने उनके स्वार्थपन की परवाह नहीं की थी। पत्नी को घर ले आया। वो इस बात से अनजान थी कि मुझे कैंसर है। मैं बस उसका रवैया देखना चाहता था कि आखिर वो मेरे बारे में क्या सोचती है। मेरी पत्नी मुझे इंडिया आने के लिए क्यों रोकती थी। यहाँ आया तो घर वालों का रवैया बहुत ही अलग था। मेरी पत्नी चुप चुप रहती थी। बेटी आती तो 1-2 घंटे बैठती और चली जाती। कुछ दिनों में वो भी अपने पति के साथ दुबई में शिफ्ट हो रही थी। ये मेरी बेटी के जाने से पहले की बात है, जब एक दिन मेरी पत्नी शॉपिंग करने के लिए गाड़ी में बैठी थी। ड्राइवर उसके साथ गया था। रास्ते में अचानक एक्सीडेंट हुआ, और वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ। एक तो बीमारी, ऊपर से पत्नी की जुदाई ने मुझे तोड़कर रख दिया था। मैं जानता था कि पैसा उसके लिए मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी है, मगर मैं उससे मोहब्बत करता था। उसकी जुदाई ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। माँ के मरते ही बच्चों में लड़ाइयाँ होने लगी थी कि बाप के पास कौन रहेगा जो अब बीमार रहता है, और मुझे लगातार एक आदमी की ज़रूरत है जो मेरा ख्याल रख सके। बच्चे परेशानी में घर छोड़ बैठे थे। बड़ा लड़का चाहता था कि मैं ये घर उसके नाम कर दूं। मैंने कह दिया था कि सबको बराबर हिस्सा मिलेगा, और ये घर तुम लोगों के नाम तभी होगा जब मैं मर जाऊंगा। मैंने डीड बनवा ली थी, और उसमें साफ साफ लिखवाया था कि मेरे मरने के बाद ही ये घर मेरे बच्चों के नाम होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, ये घर मेरे नाम रहेगा। बच्चों को स्वार्थी देख चुका था, और जब से उन्हें पता चला था कि मैं हमेशा के लिए इंडिया आ गया हूँ, तो उनका रवैया बदलकर रह गया था। वो मुझे बोझ समझने लगे थे। बड़े बेटे की बहू तो पहले ही कह चुकी थी कि वो मुझे अपने पास नहीं रखेंगे, क्योंकि मैं हर वक्त खांसता रहता हूँ और वो डिस्टर्ब होते हैं। मैं तो हमेशा से सबके साथ अच्छा रहा था। न जाने फिर सब लोग मुझे बुरा क्यों समझते थे। बच्चों का ऐसा रवैया देखकर मेरा दिल टूट गया। मेरे पास कुछ पैसे बाकी थे। इंग्लैंड में तो मैं अपना इलाज आराम से करवा सकता था, मगर न जाने क्यों मौत के डर ने मुझे इंडिया पहुंचा दिया था। पत्नी के मरने के बाद तो मुझे इंडिया में रहने का मतलब ही नहीं समझ आता था। मुझे सब कुछ पराया लगता था, जैसे ये मेरा हो ही नहीं। उस दिन मैंने सोच लिया कि मैं इंग्लैंड वापस जा रहा हूँ, ताकि बच्चे सुकून से अपनी ज़िंदगी संवार सकें। मैं उनकी ज़िंदगी संवारने में रुकावट नहीं बनना चाहता था। बच्चे खुश हो गए। दोनों बेटे विदेश जा बसे। बेटी इंडिया में रही, फिर वो भी चली गई। मैं इतने बड़े घर में अकेला रह गया था। बच्चे चाहकर भी ये घर अपने नाम नहीं करवा पाए। शायद उन्हें इसी बात का गुस्सा था, और इसी वजह से वो मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। उनके रवैये ने मुझे समझा दिया था कि मैं मर जाऊं या जीता रहूं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे अपने बारे में खुद ही कुछ फैसला करना होगा। मुझे समझ नहीं आती थी कि जब मैं मर जाऊंगा, तो मेरी चिता को आग देने के लिए भी कोई होगा या नहीं। कोई मेरे लिए नहीं रोएगा, या फिर मैं मर जाऊंगा और किसी को खबर भी नहीं होगी। आजकल बस मुझे यही डर सता रहा था। लगता था कि इतने बड़े घर में मर जाऊंगा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी, और मेरा शरीर ऐसे ही कीड़ों के हवाले हो जाएगा। इसी डर में तो मैंने 5 नौकर रख लिए थे।
मैं अपने बीते हुए कल में खोया हुआ था जब किसी ने मेरे सामने अपना हाथ लहराया। वो कोई और नहीं, वही नौकर था। मुस्कुराते हुए कहा कि आप ठीक तो हैं। मैंने हाँ के इशारे में सर हिलाया तो वो नर्स से बातें करने लगा। आधे घंटे में छुट्टी हो गई थी। मैं जानता था कि मेरे घर के साथ रहने वाला वो गरीब खानदान कोई और नहीं बल्कि मेरे मरे हुए भाई की पत्नी और उनके बच्चे हैं। मैंने उनकी जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। मेरी वजह से उनके सर से उनके बाप का साया छिना था। भला मैं कब तक उन्हें सजा दे सकता था। अब मैं भी उनका सहारा बनना चाहता था। मैं जैसे ही घर वापस आया फौरन नौकर को बुलाया। उसने बताया कि छत टूटने की वजह से वो लोग रेलवे स्टेशन के पास खड़ी हुई खाली जमीन पर झोपड़ी लगा चुके हैं। बच्चे भीख मांगते हैं और माँ लोगों के घरों में काम करती है और इसी तरह उनका गुजारा हो रहा है। जब नौकर ने ये बात बताई तो मेरा दिल कटकर रह गया। मैंने नौकर को बोला कि मुझे उनके पास लेकर चलो। वो मुझे वहां ले गया। मेरे भाई का बड़ा लड़का साहिल मेरी तरफ गुस्से से बढ़ा और कहने लगा कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा खून हमारे हाथों होने वाला है। वो गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहने लगा। मैं मुस्कुरा दिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। पल भर में उसका गुस्सा शांत हो गया। तुम अपने बाप के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम अपने बाप से नफरत करने लगोगे। मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ। तुम मेरे घर में रहोगे। तुम लोगों की जिम्मेदारी मेरी हुई। मैंने उस बच्चे को कहा तो वो हैरान हो गया। मुझे उसकी आंखों में नाराजगी दिख रही थी। उसकी माँ खामोश बैठी थी। वो सब मेरी गाड़ी में बैठे और हम लोग मेरे घर आ गए। मगर उस लड़के के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि आखिर उसके बाप में ऐसी क्या बुराई थी कि मैंने उसका एनकाउंटर कर दिया। एक दिन वो मेरे पास आया। मैं समझ गया कि वो क्यों आया है। मैंने उसे अपने पास बिठाया और कहा कि तुम्हारा बाप बचपन में ही ऐसे बुरे कामों में लग गया था जो शराब बेचते थे। बच्चों को किडनैप करने के पीछे उन्हीं का हाथ था। वो इंसानों का सौदा करते थे। वो हर तरह की बुराई में लगे हुए थे। मैंने कई बार अपने भाई को रोका मगर वो हर बार नाकाम हुआ। वो उन लोगों के चंगुल में फंसता चला गया। मैंने उसे समझाया कि मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, बस वो एक बार अपने बारे में मुझे बता दे। भाई होने के नाते मैं उसे बचा लूँगा, मगर उसे मैं ईमानदार नहीं लगता था। उस दिन भी वो भागा था जब मैंने उससे मदद करने का वादा किया था, मगर वो नहीं माना और आखिरकार उसे पकड़ने के चक्कर में मेरे हाथ से वो बंदूक चल गई और वो वहीं पर मारा गया। उसने ऋषभ के कहने पर अपने ही घर वालों का गला घोंट दिया था। जब मैंने बताया तो वो हैरान रह गया। कोई सवाल नहीं किया और खामोश रहा। मुझे हैरत हुई मगर मैं उसे वक्त देना चाहता था। इतनी बड़ी सच्चाई को मानने में बहुत वक्त लगता है और वो भी ऐसे इंसान के लिए जो इंसान जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट हो। मैंने उसे आजमाना चाहा क्योंकि मैंने अपने बच्चों को आजमाया तो मालूम पड़ा था कि वो मेरे साथ ईमानदार नहीं है। अब भाई के बच्चों की ईमानदारी जांचने का वक्त आ गया था। एक दिन मैंने उन्हें बताया कि मेरे गुर्दे फेल हो चुके हैं। अब मुझे एक नया गुर्दा ट्रांसप्लांट करवाना है और मेरा गुर्दा साहिल से मैच कर रहा है जिसकी उम्र केवल 17 साल थी। तभी वो बिना सोचे समझे कहने लगा कि चाचा जी, इतने टाइम बाद तो बाप जैसी मोहब्बत महसूस हुई है। आप हमें छोड़कर जाना चाहते हैं। आप फिक्र मत करिए, आप पर मेरा सारा शरीर कुर्बान। मैं आपको अपना गुर्दा दे दूंगा। अब की बार उसकी मोहब्बत देखकर मैं हैरान रह गया। मैं तो झूठ बोल रहा था, सिर्फ उसे जांचने के लिए। तभी मैंने उसे अपने सीने से लगाया कि मैं सिर्फ तुम्हें आजमा रहा था। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जो खर्च होंगे वो मैं बर्दाश्त कर लूँगा। कल को तुम्हें ये घर संभालना है। मुझे कैंसर है। मैंने सच बताते हुए रिपोर्ट उसे दिखाई तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और शिकायत करने लगा कि इतने टाइम के बाद तो उसे कोई अपना मिला था और वो भी उससे छिनने वाला था। अभी कैंसर की पहली स्टेज थी और इलाज चल रहा था। मैं जानता था कि कुछ टाइम तो मैं जिंदा रह पाऊंगा। मैंने वो घर उन बच्चों के नाम कर दिया जो मेरे सगे बच्चों से भी ज्यादा मुझसे ईमानदार थे। वो दिन रात मेरी देखभाल करते थे। घर में जैसे रौनक हो गई थी। भाभी ने किचन संभाल लिया। मैं धीरे धीरे इस बीमारी से ठीक हो रहा था। मेरे बच्चों ने दोबारा फ़ोन किया तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया। जब उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं थी तो मैं भी ज़बरदस्ती कैसे हक जताता। मैंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और अपने भाई के बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारने लगा। वो मेरे अपने सगे थे। मुझे उनसे अपने भाई की खुशबू आती थी। मैंने वो बड़ा बंगला किराए पर देकर एक छोटा सा घर खरीद लिया और हम सब उसी में रहते हैं। किराए से हमारा घर चलता है।
बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन पूरे कर रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी से एक सबक सीखा है, लोग आपके तब तक हैं जब तक कि आप उनका हर काम मानते हैं और उनकी किसी बात से इनकार नहीं करते। और कम उम्र बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, वरना बच्चों का हाल रोहित जैसा होता है, जो सारी जिंदगी भटकते रह जाते हैं। उसने न सिर्फ ऋषभ के कहने पर अपने घर वालों को मार डाला, बल्कि बच्चों को भी बेघर कर दिया। मैं सारे माँ बाप से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों पर खास ध्यान दीजिए। देखिए कि उनका उठना बैठना किस तरह के लोगों में है, ताकि वो एक अच्छे और जिम्मेदार इंसान बन सके, ना कि ऐसे कामों का हिस्सा बन जाए जो उनकी ज़िंदगी को ही बर्बाद कर दे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।